हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश कुमार भारती के यूनिट 4 का 4.3 लेसन इंटेलेक्चुअल रबिश। बच्चों, इंटेलेक्चुअल रबिश मतलब वर्थलेस और यूजलेस सोचना, ऐसी चीज़ों पर बिलीव करना जो कि सच नहीं है, जैसे कि फॉल्स बिलीफ, बेसलेस ओपिनियन और सुपरस्टिशन। बच्चों, इंटेलेक्चुअल रबिश ऐसी धारणाओं को बताता है जो लोग सदियों से फॉलो करते आए हैं, जैसे कि पुराने आइडियाज़, पुराने कस्टम और स्पेशली वो रिचुअल्स जिस पर लोग बिना सोचे समझे आँखों को बंद करके विश्वास करने लगते हैं। वो इस बात की इंक्वायरी तक करते नहीं हैं कि जो बात उन्हें बताई गई है उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। बच्चों, इंटेलेक्चुअल रबिश लेसन बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। रसल एक फिलोसोफर, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन, राइटर और हिस्टोरियन थे। वो किसी भी चीज़ को समाज के सामने रखने से पहले उसे अच्छे से एग्जामिन करते थे। वो चेक करते थे कि उस चीज़ में कितनी सच्चाई है, और यही सब हम इस लेसन में समझने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं लेसन की ओर। रसल कहते हैं कि सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लॉजिकली नहीं सोचते हैं और सब लोगों में इलॉजिकल स्टूपिड ओपिनियंस को फैलाते रहते हैं। ऐसे लोगों के मूर्ख विचारों के चपेट में आकर पूरे मानव जाति को भोगना पड़ता है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और वो भी न जाने कितने सालों तक। तो दरअसल फुलिश ओपिनियंस या स्टूपिड ओपिनियंस या फिर मूर्ख विचार होते क्या है, ये जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम पूरे टॉपिक को अच्छी से समझ पाए। बच्चों, पुराने ज़माने में कुछ फुलिश लोगों का ऐसा मानना था कि औरतों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। अगर औरतें पढ़ने लिखने की कोशिश करेगी तो वो विधवा हो जाएगी और देश में घोर अंधेरा छा जाएगा, यानी कि देश पर मुसीबत आएगी। और यही है फुलिश ओपिनियन जो हम ना जाने कब से फॉलो कर रहे थे, बिना सोचे समझे, बिना उस बात पर विचार करे। हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में सब पढ़े लिखे हैं, आदमी भी और औरतें भी, और औरतों के पढ़े लिखे होने से देश को सहायता ही मिली है, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अब हमारे मन में एक सवाल उठ रहा है कि फुलिश ओपिनियंस देने वाले लोग तो हर जगह पर होते हैं, तो उनके ओपिनियंस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब ये है कि फुलिश ओपिनियन से लड़ने के लिए हमें किसी ताकतवर सुपर ह्यूमन जीनियस की ज़रूरत नहीं है, जो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके बार बार हमें इन बेकार के विचारों से बचाएगा। दरअसल चाहे तो एक आम आदमी भी अपने दिमाग को और आँखों को खुला रखकर अपने आप को इन फुलिश ओपिनियन से बचा सकता है। बस करना ये है कि हमें कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करना है। सिंपल रूल्स जैसे कि किसी की भी कही बातों पर आसानी से यकीन नहीं करना। ये सारे सिंपल रूल्स हमें समाज में हो रही गलतियों का हिस्सा बनने से तो बचाते हैं, पर साथ ही कुछ छोटी छोटी गलतियों से भी बचा लेते हैं। अगर किसी मामले को छानबीन करके निपटाया जा सकता है तो छानबीन करने का काम खुद से ही शुरू करें। खुद ही मामले की तह तक जाए, ये पता लगाने के लिए कि सामने वाले व्यक्ति की कही गई बातें सच भी है या नहीं, कहीं वो हमें उल्लू तो नहीं बना रहा है। सोचा जाए तो ऐसे लोगों पर यकीन करके हम कई सालों से उल्लू बनते आ रहे हैं। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल यह सोचने की गलती से बच सकते थे कि औरतों के दांत आदमियों के मुकाबले कम होते हैं। सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ का इस्तेमाल करके अपनी बीवी को सिर्फ इतना बोलकर कि तुम अपना मुंह खोलकर खड़ी रहो, मैं फटाफट से तुम्हारे दांत गिन लेता हूँ। पर एरिस्टोटल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो सब कुछ पहले से ही जानता है। घमंड करते हुए ऐसा सोचना कि हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं जानते, यही तो सबसे बड़ी गलती है। किसी और की गई गलती का नतीजा हम सबको भोगना पड़ता है। देखा जाए तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बचकाने तरीके से सोचना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। लोग कोई भी बात दुनिया के सामने रखने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस दुनिया को लेकर डूब सकता है।
बच्चों, रसल इस बात पर यकीन करते हैं कि हेजहॉग्स का खाना ब्लैक बीटल्स है, यानी कि हेजहॉग्स ब्लैक बीटल्स ही खाते हैं। बच्चों, हेजहॉग्स को हम हिंदी में छुछुंदर भी कहते हैं, जो साइज़ में काफ़ी छोटा होता है और दिखने में एक चूहे की तरह होता है। छुछुंदर ब्राउन कलर का होता है और उसके शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं। और ब्लैक बीटल एक काले रंग का कीड़ा है जो लॉन और गार्डन, कारपेट या फिर वार्डरोब में पाया जाता है। ये कीड़ा स्मॉल ओवल शेप का होता है जिसके लेग्स ब्राउन कलर के होते हैं और ये कीड़ा बहुत ही बदबूदार होता है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि छुछुंदर काले बदबूदार कीड़ों को खाते हैं क्योंकि राइटर को तो बचपन से यही बताया गया है। पर मानो अगर राइटर छुछुंदरों के हैबिट्स पर किताब लिख रहे हैं तो जो भी बातें उन्होंने छुछुंदरों के बारे में लोगों से सुनी है, उन बातों को वो बिना एग्जामिन करे अपनी किताब में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सारी बातें तो कहीं सुनी है। राइटर ने इन सब बातों को अपने सामने होते हुए नहीं देखा है, तो ये बातें झूठी भी हो सकती है, इसलिए वो पहले इन बातों पर अच्छी से अपनी नज़र घुमाएंगे। राइटर बोल रहे हैं कि वो अपना मत तब तक जाहिर नहीं करेंगे जब तक कि वो खुद अपनी आँखों से छुछुंदरों को बिना स्वाद वाले बदबूदार काले कीड़े खाते हुए ना देख ले। तात्पर्य, राइटर ये बोलना चाहते हैं कि सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करे, मामलों की छानबीन करे कि ये बात सच है या नहीं। शायद ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने अपनी बात दुनिया के सामने रखने के समय मामले की छानबीन नहीं की थी। हालांकि बहुत से मामलों में सामने वाले व्यक्ति का अनुभव जांचना इतना आसान नहीं होता है। क्या सभी मानव जाति की तरह आपकी भी बहुत से मामलों पर जोश और विश्वास से भरी धारणा है? जैसे कि आपको भी ऐसा लगता है कि आप जो बोल रहे हैं या जो भी आपने सुना है वो ही सच है और आप ओवर कॉन्फिडेंट है, इसीलिए आप मामले की जांच नहीं करना चाहते। तो इन हालातों से बाहर आने के लिए भी बहुत से रास्ते हैं, जिसमें चाहे तो आप खुद भी अपने लिए गए ओपिनियन से सावधान हो सकते हैं। ये जानकर कि कितने लोग आपके इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और कितने इसके अगेंस्ट है, क्योंकि हमें बिलीफ या धारणाओं पर विश्वास नहीं करना है, हमें फैक्ट पर विश्वास करना है। अगर कोई ओपिनियन हमारे ओपिनियन के अपोजिट आता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। जैसे कि हम जो कुछ बोल रहे हैं दूसरे लोग उसके फेवर में नहीं है, वो हमारा विरोध कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें गुस्सा दिलाती है। और यही बात है जो हमें समझाती है कि हम कॉन्शियसली होश में रहकर लॉजिकली नहीं सोचते हैं। हम हमारे दिमाग के ऐसे हिस्से से सोचते हैं जो बिना किसी अवेयरनेस के ऑपरेट हो रहा है, जिस पर हमारा एक्टिव कंट्रोल नहीं है, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड से सोचना, क्योंकि उसी के कारण हमारा दिमाग बिलीफ, इमोशंस, हैबिट्स, वैल्यूज़ और इमेजिनेशन में अटक कर फैसले लेता है। और यही कारण है कि हम इलॉजिकली सोचते हैं और हमारे दिमाग में अच्छी सोच आने के लिए रास्ता ही नहीं बचता है। सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हम फुलिश ओपिनियंस लेते हैं। अगर कोई कहता है कि 2 और 2 5 होते हैं और आइसलैंड इक्वेटर पे है, तो हम उस इंसान पर दया करते हैं, जबकि हमको उस इंसान पर गुस्सा आना चाहिए। बच्चों, 2 और 2 4 होते हैं, ये बात हम जानते हैं क्योंकि हमारा अरिथमेटिक और मैथ्स अच्छा है। और आइसलैंड एक बर्फीली आइलैंड कंट्री है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, ना कि गर्म इक्वेटर पर। इसका मतलब कि हमारा ज्योग्राफी भी अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे उल्टा पुल्टा बोलने वाले लोगों के बातों पर यकीन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उस व्यक्ति से भी कम नॉलेज रखते हैं जो कि ये बात कर रहा है। शायद हमारा अरिथमेटिक और ज्योग्राफी उस व्यक्ति से भी ज़्यादा कमज़ोर है और इस वजह से उसके ओपिनियन ने हमारे विरोधी धारणा को भी बदल दिया। हम भी उसके जाल में फंस गए। हम भी उसके बातों पर यकीन करने लगे कि शायद हमारा ओपिनियन गलत हो सकता है, पर इस आदमी का ओपिनियन
सही हो सकता है। हम भी उसके बातों पर यकीन करने लगे कि शायद ऐसा हो सकता है, 2 और 2 5 हो सकते हैं। बच्चों, राइटर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कई बार हम खुद भी जानबूझकर गलती करते हैं। हम जानते हैं कि सामने वाला गलत है, फिर भी हम उसका साथ देते हैं, और यही चीज़ बताती है कि हम उससे भी बड़े बेवकूफ़ हैं। सबसे जंगली वाद विवाद उन मामलों पर होते हैं जिनके ज़्यादा सबूत ही नहीं होते हैं जिसे कि हम जांच सके। इसलिए ऐसे मामले में कई लोग अपना ओपिनियन लेकर हमसे लड़ने के लिए हमारे सामने आते हैं। वो हमारे ओपिनियन पर यकीन नहीं करते हैं और इसीलिए हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हमारा ओपिनियन सामने वाले के ओपिनियन से अलग है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत हो, पर यह भी हो सकता है कि हमारा ओपिनियन गलत हो, क्योंकि हमारी कही हुई बात अभी तक हमने प्रूफ नहीं की है। तो इसीलिए खुद को खतरे में डालने से बचें। क्या पता छानबीन करने पे आपको ये पता चल जाए कि आपका मत, आपका ओपिनियन उस मामले के बचे कुचे सबूत की सच्चाई से बाहर जा रहा है, वो सबूत से मैच नहीं हो रहा है। अपने आप पर जोर देना कि हम जो बोल रहे हैं वो ही सच है, वो भी बिना किसी सबूत के, और ऐसी हरकतें हमेशा हमेशा करना दरअसल एक परेशानी का इशारा है। और इस परेशानी से बचने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि हमें अलग अलग सामाजिक मंडल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ 1000 प्रकार की सोच रखने वाले लोग आते हैं। उनसे बातचीत करने के बाद हमें उनके ओपिनियन के बारे में भी पता चलेगा। ऐसे में हमें अलग अलग ओपिनियंस की जानकारी मिलती रहेगी। बर्ट्रैंड बोल रहे हैं कि जब वो यंग थे तब वो ज़्यादातर अपने कंट्री के बाहर ही रहते थे। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूएस में बिताया है। बर्ट्रैंड के लिए अपने कंट्री से बाहर दूसरी कंट्रीज़ में वक्त बिताना काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि नई जगहों पर रहने के वजह से ही बर्ट्रैंड नए नए फॉरेन आइडियाज़ रखने वाले लोगों से मिले, जिस वजह से बर्ट्रैंड ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो उनके दिमाग में एक स्ट्रेंथ थी, फीलिंग थी, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ के आइडियाज़ को डिसलाइक करना और बिना किसी कारण के दूसरे कंट्री के लोगों को डिसलाइक करना, ये सारी क्वालिटीज़ उनमें से धीरे धीरे कम हो गई। ये सब राइटर के साथ इसलिए हो पाया क्योंकि राइटर ट्रैवल करते थे। लेकिन अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको नए नए लोगों को खोज निकालना है। कुछ ऐसे लोगों को खोज निकालना है जिसकी बातों से आप सहमत नहीं हो, जिसके साथ आपका मतभेद है, और ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ें जो कि दूसरे पार्टी के हैं, जिस पार्टी को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। अगर वो लोग जिनको आपने सर्च किया था, जिनसे आप सहमत नहीं थे, जिनके साथ आपका मतभेद है, और न्यूज़पेपर में दूसरी पार्टी के द्वारा लिखी गई बातें आपको स्टूपिड लगती है, भ्रष्ट लगती है, दुष्ट लगती है, तो अपने दिमाग में भी एक चीज़ बैठा ले कि वो लोग भी हमारे बारे में बिल्कुल ऐसी ही राय रखते हैं। न्यूज़पेपर के दूसरे पार्टी वाले लोग भी हमारे पार्टी के ओपिनियन को गलत समझते हैं और दूसरे लोग भी हमारे ओपिनियन को गलत समझते हैं। चाहे वो लोग हो या न्यूज़पेपर की कोई पार्टी, सबका अपना अपना ओपिनियन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हमें पागल समझते हैं और हम उन्हें पागल समझते हैं। वो अपने ओपिनियन के लिए लड़ रहे हैं और हम हमारे ओपिनियन के लिए। अब इस दोनों पक्षों के बहस के बीच हो सकता है कि दोनों भी पार्टीज़ अपने अपने तरफ से सही हो, पर दोनों भी पार्टीज़ गलत नहीं हो सकती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक पार्टी अपनी पोजीशन बचाने के लिए लड़ती है तो दूसरी लोगों के दिल को जीतने के लिए। तो इतना सब कुछ जानने के बाद यहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाता है कि दोनों दलों के ओपिनियन में से किसी भी एक का ओपिनियन गलत हो सकता है। उसमें आप भी हो सकते हो और दूसरे पार्टी वाला व्यक्ति भी हो सकता है। इसीलिए आप अपना फैसला लेते वक्त सावधान रहें। फॉरेन रीति रिवाजों की जानकारी होना हालांकि हमेशा लाभकारी नहीं होता है। 17वीं सेंचुरी में मांचूज लोगों ने चाइना पर कब्जा कर लिया था। ये मांचूज मांचूरिया के रहने वाले थे और इन्हें किंग डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था। जब मांचूज चाइना पर रूल करने लगे तब
चाइना में चाइनीज़ औरतों के लिए एक रिवाज था और वो रिवाज ये था कि हर चाइनीज़ औरत के पैर के पंजे छोटे ही होने चाहिए। अगर पंजे छोटे हैं तो ही वो औरत सुंदर है, अदरवाइज़ उसे बदसूरत माना जाता था। और जिस तरह चाइना में औरतों के लिए प्रथा थी, उसी प्रकार मंचूस में भी आदमियों के लिए एक प्रथा थी और वो प्रथा ये थी कि मंचूस के आदमियों को भी हमेशा अपने सिर पर पिगटेल रखनी पड़ती थी। बच्चों, अब शायद आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि चाइनीज़ औरतें अपने पैर के पंजों को छोटा कैसे रखती थी। तो दरअसल ये एक प्रोसेस थी जिसे फुट बाइंडिंग प्रोसेस कहा जाता था। ये प्रोसेस 4 से 9 साल तक की चाइनीज़ लड़कियों पर की जाती थी। प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप थी कि लड़कियों के पैरों के पंजों को गर्म पानी में डुबाकर रखते थे। गर्म पानी में पंजों की हड्डी को नरम किया जाता था, उसमें बहुत सारे मेडिसिन, हर्ब्स और एनिमल ब्लड को डालकर। सेकेंड स्टेप थी कि अंगूठे को छोड़कर पंजे की चारों उंगलियों को फुट के सोल तक ग्रेट फोर्स के साथ कर्ल किया जाता था। थर्ड स्टेप थी कि उस पंजे को टाइटली कपड़े से लपेटा जाता था और आखिरी स्टेप थी कि टोस को और आँच को तोड़ देना और फिर उस पर कपड़ा लपेटना। इस वजह से पंजे छोटे हो जाते थे और वो कभी भी साइज़ में गेन नहीं होते थे। और जिसे पिगटेल का मतलब नहीं पता है उसे मैं बता दूं कि पिगटेल एक अजीब सी हेयर स्टाइल थी जो मांचूज लोग रखते थे। इस हेयर स्टाइल में सिर के सामने के और साइड के बालों को शेव्ड किया जाता था और पीछे के सिर के बालों को पैर की हिल्स तक बढ़ाया जाता था ताकि उसकी चोटी डाल सके। दोनों ने भी, चाइना ने और मंचूज ने, अपने यहाँ चल रहे बुरे रीति रिवाजों को बंद करने के बजाय एक दूसरे के रीति रिवाजों को अपना लिया। मंचूज ने चाइना में चल रहे औरतों के रिवाज को अपना लिया और मंचूज की औरतों के पैरों के पंजों को भी छोटा कर दिया गया क्योंकि सुंदरता के मामले में वो भी चाइना से पीछे नहीं रहना चाहते थे। और चाइना ने भी मंचूज के आदमियों वाली पिगटेल के रीति रिवाज को अपना लिया। और इसी तरह चाइनीज़ लोगों ने पिगटेल को तब तक अपने सिर पर रखा जब तक कि वो मंचूस के कब्ज़े से आज़ाद नहीं हो गए, यानी कि 1911 के रिवॉल्यूशन तक। अब ये बात उन लोगों के लिए है जो मेंटली और इमोशनली इमेजिनेशन करते हैं। चीज़ें इमेजिन करने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा प्लान है और इस प्लान की मदद के वजह से हर कोई अपने दिमाग में अपने आँखों के सामने एक आर्ग्यूमेंट को, एक बहस को इमेजिन कर सकता है। इस इमेजिनेशन में हम अपने सामने उस व्यक्ति को बिठा सकते हैं जिसका ओपिनियन हमारे ओपिनियन से अलग है और फिर इमेजिनेशन में हम घंटों तक उस व्यक्ति की बात भी सुन सकते हैं और अपनी बात भी उसे सुना सकते हैं। इमेजिनेशन करने से हमें एक एडवांटेज भी मिलता है और वो एडवांटेज ये है कि अगर हम इमेजिनेशन में किए गए कॉन्वर्सेशन को रियल में किए गए कॉन्वर्सेशन से कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि इमेजिनेशन में किए गए कॉन्वर्सेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है। इमेजिनेशन की मदद से हम जितने देर चाहे बैठकर अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। इमेजिनेशन में हम समय और स्थान के लिए विवश नहीं है, जबकि एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में हमारी कुछ टाइम लिमिटेशन होती है, हमें समय और स्थान की पाबंदी होती है। महात्मा गांधी ने अपने समय में यूज़ की जा रही रेलवे, स्टीम बोट और मशीनरीज़ को नामंजूरी दी थी। उस समय में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेकर समाज में जितने भी चेंजेस आए थे, गांधी जी उन सारे चेंजेस को रुकाना चाहते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान हुआ ये था कि उस दौर में काम कर रहे वर्कर जो कि अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाते थे, उन सारे वर्कर्स के जॉब चले गए थे क्योंकि इंडस्ट्री में अब वर्कर्स का काम करने के लिए मशीन्स आ गई थी। रेलवेज आ जाने की वजह से कार्ट्स वाले लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे। स्टीम बोट्स आ जाने की वजह से छोटे नाव वाले लोगों का बिजनेस ठप हो गया था। इसलिए गांधी जी इन चीज़ों को रोकना चाहते थे। हमें वास्तव में टेक्नोलॉजीज़ के बारे में गांधी जी जैसी राय रखने वाले किसी भी व्यक्ति से मिलने का मौका कभी नहीं मिला
क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में गांधी जी एक लौते ही थे जो टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाकी के सारे लोग टेक्नोलॉजी के आने के वजह से बहुत खुश थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो पहले से ही लोग मॉडर्न टेक्निक्स का एडवांटेज ले रहे थे, यानी कि सब लोगों का टेक्नोलॉजी के मामले में सेम ही ओपिनियन था कि टेक्नोलॉजी फ़ायदेमंद है। इसलिए वहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर दो लोगों के बीच कभी भी कोई बहस नहीं हुई। अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या मॉडर्न टेक्निक के बारे में हमसे पूछा जाए कि इस मामले में हमारी क्या राय है, तो ऑब्वियसली हर कोई अपना एक अलग ओपिनियन देगा। अगर आप करंट मेजॉरिटी वाले ओपिनियन से एग्री करते हो, अगर आप भी यही सोचते हो कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, मेजॉरिटी तो यही बोलती है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है और आप मेजॉरिटी के साथ ही जाना चाहते हो, क्योंकि आज के ज़माने में तो लोग टेक्नोलॉजी के बिना रह ही नहीं सकते, तो अपनी बात को पक्का करने के लिए, श्योर करवाने के लिए कि आप राइट हो या नहीं, आप एक इमेजिनेशन कर सकते हो जिसमें आप अपने सामने गांधी जी को कंसीडर कर सकते हो। ऐसे में आपको ये पता चलेगा कि गांधी जी ने अपने ओपिनियन को रखते हुए किस तरह टेक्नोलॉजी को नापसंद करते हुए 4 शब्द बोले थे। और इसी तरीके से आप इस पूरी चर्चा को जांच सकते हो और इस चर्चा को समझने के बाद शायद आपको अपना ओपिनियन बदलने में मदद मिल सकती है। बर्ट्रैंड बोल रहे हैं कि इमेजिनरी डायलॉग की मदद से उन्हें भी अपने दिमाग के बिलीव को चेंज करने में काफ़ी मदद मिलती है, और जो वो पहले हट करते थे कि वो जो बोल रहे हैं वो ही सच है, उनका ओपिनियन ही सही है, ये सारी बातें भी उनकी इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन से कम हो गई है और वो कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेने लगे हैं। और उनका एरोगेंट वे में बोलना या किसी बात को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होना भी कम हो गया है। अपने अपोनेंट के साथ नॉन रियल इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन करने से उन्हें ये समझ में आया कि फेयरली और प्रैक्टिकली सोचना किसे कहते हैं, और इसी की मदद से अब वो एप्रोप्रिएट फैसले ले पाते हैं। ऐसे ओपिनियन से चौकन्ना रहे जो आपके आत्मसम्मान को बड़ा चढ़ा देता है, यानी कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो कि आपकी बहुत तारीफ करते हैं। 9 में से 10 आदमी और औरतें एक ही बात पर विश्वास करते हैं कि उनका खुद का जेंडर ही बेहतर है, सुपेरियर है, और इस बात को साबित करने के लिए दोनों भी जेंडर ने, मैन और वुमन ने, हज़ारों एविडेंस पेश किए हैं। जैसे कि अगर आप आदमी हैं तो अपने आप को ऊंचा बताने के लिए आप ऐसा कहेंगे कि अभी तक समाज में जितने भी मशहूर पोएट्स और साइंटिस्ट होकर गए हैं वो सारे आदमी ही थे। और अगर आप एक औरत है तो आप अपने आप को ऊंचा बताते हुए करारा जवाब देंगी कि अभी तक समाज में जितने भी क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो कि समाज को गंदा कर रहे हैं वो सारे आदमी ही हैं। तो ये जो सवाल है कि आदमी सुपेरियर है या औरत, इसका जवाब इम्पॉसिबल है, और इस चीज़ को सॉल्व करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि चाहे फिर वो आदमी हो या औरत, सब अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं, सब अपने बारे में अच्छा ही बोलते हैं। कोई भी मेल या फीमेल जेंडर अपने निगेटिव पॉइंट्स नहीं बताता है, क्योंकि एक के वजह से पूरी कौम पर ठप्पा लग जाता है, और इसीलिए सबका आत्मसम्मान एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो छिपाता ही है। हम चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से से क्यों ना हो, हमारा शुरुआत से ऐसा ही मानना रहा है कि हमारा खुद का नेशन ही सुपेरियर है, हमारा वतन ही महान है, और ऐसा सभी करते हैं। सभी अपने अपने देश को ही ऊंचा मानते हैं, कोई किसी और देश को या फिर किसी और देश की सभ्यता को ऊंचा नहीं बताता है, जबकि हम जानते हैं कि हर नेशन की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, गुण और दोष होते हैं, अच्छाई और बुराई होती है। हम हमारे देश के एक्सीलेंस को, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि दिखाने की चीज़ें ही हम दिखाते हैं, बाकी की सारे काले कारनामे हम छुपा लेते हैं। हमारे देश की क्वालिटी बताने के लिए हम हमारे देश के गुण बताते हैं कि हमारा देश कितना अच्छा है, जबकि हमारे देश में दोष भी है, वो तो हम किसी को नहीं बताते। दोष को बताने में हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, दोष को बताना हम तुच्छ समझते हैं। चाहे बात नेशन के आत्मसम्मान की हो या मेल फीमेल के आत्मसम्मान की, अगर किसी इंटेलिजेंट मैन से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि सवाल एक है जिसका कोई लॉजिकली प्रूव्ड आंसर नहीं है। लेकिन जब बात दो आदमियों के आत्मसम्मान की आती है तो इसे हैंडल करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि हम ऐसे किसी व्यक्ति से बहस कर रहे हैं जिसके पास इंसानों का दिमाग नहीं है,
जिसके पास जानवरों का दिमाग है। तो ऐसे व्यक्ति से बहस करके हम किसी भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। अब राइटर तंग आकर बोल रहे हैं कि एक ही तरीका मुझे पता है जनरल ह्यूमंस के गुरूर को हैंडल करने का, और वो तरीका ये है कि जब भी कोई इंसान हवा में उड़ने लगता है तब उसे एक बात याद दिला देनी चाहिए कि हम यूनिवर्स के एक छोटे प्लैनेट के कॉर्नर में पड़े एक सूक्ष्म जीव है। हम सब इंसान इस जिंदगी के एक छोटे से एपिसोड की तरह है जो न जाने कब खत्म हो जाए। इसीलिए अपने छोटे मोटे नॉलेज पर घमंड ना करें, क्योंकि हम इस यूनिवर्स के रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम इस यूनिवर्स के सामने ज़ीरो है, ज़ीरो से भी छोटे हैं, और इस ब्रह्मांड के ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान ज़ीरो है। इतना ही नहीं बल्कि इस दुनिया के न जाने ऐसे कितने हिस्से हैं जहाँ पर हमसे ज़्यादा होशियार और समझदार प्राणी रहते हैं, और इन सब के सामने हमारी औकात एक छोटे से क्रिएचर जेलीफिश जितनी है। अलग अलग प्रकार के जुनून पालना और आत्मसम्मान के लिए लड़ते रहना, यही सबसे मूल कारण है गलती करने का। इन सब में से शायद डर सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है गलती करने का, क्योंकि कई बार डर डायरेक्टली बिना बुलाए आ जाता है। जैसे कि किसी की झूठी बनाई गई अफवाह को सुनकर भी मन डर जाता है। युद्ध के समय सबका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसी अफवाह सुनकर भी मन डर जाता है। या फिर खाली बैठे बैठे अगर हमने अचानक से किसी डरावनी चीज़ को इमेजिन कर लिया तो हम बहुत डर जाते हैं, और अगर वो डरावनी चीज़ भूत है फिर तो समझो हमारे डर का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। कई कबार डर इनडायरेक्टली आता है, जैसे कि किसी चीज़ पर विश्वास करके जो कि आपको सुख सुविधाएं देती है, जैसे कि दिव्य चमत्कार, जादू या भगवान। भगवान की पूजा इंसान सुखों के लिए तो करता ही है, पर अगर उसे सुख नहीं मिलते हैं तो भी वो भगवान को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके मन में डर है। डर है कि कहीं वो नरक में ना चला जाए। ऑफकोर्स नरक में कौन जाना चाहता है। इसलिए हम अपने डर को कम करने के लिए अपने दिमाग को समझाते हैं कि हमने अच्छी करनी की है, हम स्वर्ग में जाएंगे और नरक में हमारे दुश्मन जाएंगे। तात्पर्य, राइटर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि डर सिर्फ बुरी चीज़ों से पैदा नहीं होता है, बल्कि डर अच्छी चीज़ों से भी पैदा हो सकता है। डर के कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि मौत से डरना, अंधेरे से डरना, या किसी ऐसी चीज़ से डरना जो कि अनजान है, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा। और ये अस्पष्ट फैला हुआ डर, ये सिर्फ उन लोगों में पाया जाता है जो खुद से छिपाते हैं, और यही उनका सबसे असामान्य डर है। जब तक आप खुद के डर को स्वीकार नहीं करते, उसका डट कर सामना नहीं करते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर डर से छुटकारा पाना है तो आपको खुद को अपनी इच्छा शक्ति से कठिन प्रयास करके अपने आप को इस मिथ मेकिंग पावर से सुरक्षित रखना होगा। मिथ यानी कि किसी भी प्रकार की काल्पनिक चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कभी भी किसी बड़े महत्व रखने वाले मामले में अपनी राय नहीं दे सकते। स्पेशली उन मामलों में आप अपनी राय नहीं दे पाएंगे जो धार्मिक विश्वास से जुड़े हैं, जिसमें धार्मिक विश्वास के विषय पर चिंता जताई जा रही है, जहां पर धार्मिक विश्वास पर मुद्दा उठाया जा रहा है कि लोग विश्वास करते हैं इसलिए धर्म को मानते हैं, या डर के वजह से धर्म को मानते हैं। डर ही मूल कारण है अंधविश्वास को पालने का। डर ही मूल कारण है क्रूरता का, निर्दयता का। डर को जीतना ज्ञान की शुरुआत है, और इसी से हम किसी भी सच्चाई का पीछा कर सकते हैं, इसी प्रयास में कि हम जिंदगी के योग्य तौर तरीके सीख पाए। डर से बचने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अपने मन को समझाना कि भले ही डिज़ास्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम बच जाएंगे। और दूसरा रास्ता है कि अपने आप को डर से लड़ने के लिए बहुत साहसी बना लेना। दूसरा वाला रास्ता ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर किसी की डर सहन करने की एक लिमिट होती है। हम चाहे कितना ही साहस क्यों ना रखें, पर आगे जाके ये सभी इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग डर से निपटने के लिए पहला वाला रास्ता ही चुनते हैं। पुराने ज़माने में लोग जादू टोने पर विश्वास करते थे। वो खुद की रक्षा करने के उद्देश्य से प्राचीन जादू करते थे। प्राचीन जादू का इस्तेमाल इन दोनों चीज़ों में से एक के लिए तो कंपलसरी किया जाता था,
पहली चीज़ की, अपने दुश्मनों को चोट पहुंचाने के लिए अक्सर लोग काले जादू का इस्तेमाल करते थे। और दूसरी चीज़ की, खुद की रक्षा करने के लिए लोग अपने गले में गुड लक लाने वाला ताबीज़ पहनकर रखते थे, या तंत्र मंत्र वाली किताबें पढ़ते थे, या फिर मंत्र लिखी हुई कोई भी चीज़ अपने पास रखा करते थे। इस सोच में बिना कोई चेंज करे इन रास्तों पर विश्वास रखते हुए हजारों लोग जादू टोने का इस्तेमाल अपने आप को डेंजर से बचाने के लिए हजारों सालों से करते आ रहे हैं। हालांकि साइंस के आ जाने के वजह से इन चीज़ों पर लोगों का विश्वास पहले से कहीं ज़्यादा कम हो गया है। आजकल के पढ़े लिखे लोग जादू टोने जैसी फालतू बकवास पर यकीन नहीं करते हैं। फिर भी कई जगहों पर बहुत से लोग गुड लक लाने वाले ऑब्जेक्ट्स पर विश्वास आज भी करते हैं, और वो बड़ी खुशी के साथ खुलकर सबके सामने इस बात को कबूल करते हैं। ना ही कोई आदमी, ना ही जनता और ना ही कोई देश दया से काम लेने पर विश्वास कर सकता है या समझदारी से काम कर सकता है, क्योंकि वो सब डर के प्रभाव में जी रहे हैं। और इसी कारण के वजह से डरपोक लोग बहादुर लोगों की तुलना में क्रूरता के अधिक शिकार होते हैं, और डरपोक लोग ही अंधविश्वास के भी अधिक शिकार होते हैं। पर हम भी कहीं कभार सुपरस्टिशन को लेकर कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो जाते हैं। सारे सुपरस्टिशन डार्क और क्रूअल नहीं होते हैं। कहीं कभार कुछ सुपरस्टिशन भी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। बर्ट्रैंड एक ऐसे ही सुपरस्टिशन का अनुभव बता रहे हैं। एक बार की बात है जब बर्ट्रैंड को भगवान ओसिरिस का लेटर आया। उस लेटर पर भगवान ओसिरिस का नंबर लिखा था और एड्रेस था कि ओसिरिस उस वक्त बोस्टन शहर के बाहर के एरिया में रहते थे। हालांकि बर्ट्रैंड को उनका लेटर पढ़कर बहुत खुशी मिली, लेकिन फिर भी बर्ट्रैंड ने ओसिरिस को फॉलो करने वाले भक्तों की लिस्ट में अपना नाम एनरोल नहीं किया। बच्चों, ओसिरिस इजिप्ट गॉड है, जिसे गॉड ऑफ डेथ या फिर गॉड ऑफ रीबर्थ भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि इजिप्ट के गॉड ने तो बर्ट्रैंड को लेटर नहीं लिखा होगा, तो हो सकता है कि ये बोस्टन वाला ओसिरिस ज़रूर कोई आम आदमी है जो लोगों को अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन लेटर भेजता है। या हो सकता है कि ये कोई सुपरस्टिशन फेस्टिवल का फेक ओसिरिस गॉड बना हुआ कोई व्यक्ति है जिसने बस मस्ती के रूप में राइटर को ये लेटर भेजा है। आगे राइटर बता रहे हैं कि उन्हें ऐसे कई सारे लेटर्स मिलते रहते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोगों से जो खुद को भगवान का फरिश्ता बताते हैं, मसीहा बताते हैं। और ऐसे ही एक मसीहा ने राइटर को लेटर लिखते हुए राइटर को विनती की कि प्लीज़ मेरी जानकारी आप अपने लेक्चर से निकालें मत, मेरी जानकारी आप अपने लेक्चर में ज़रूर मेंशन करें। राइटर प्रशंसा करते हैं एक सत्संग करने वाली औरत की जो कि झील के बगल में रहती थी नॉर्दर्न न्यूयॉर्क में 1820 के समय में। अब एक दिन उस औरत ने उसके लाखों फॉलोअर्स से कहा कि उसने पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली है, और ये चमत्कार वो सबके सामने आने वाली सुबह को 11 बजे करेंगी। उसके बताए गए समय पर सभी श्रद्धालु हजारों की संख्या में झील के बगल में इकट्ठे हो गए। फिर उस औरत ने सबको प्रवचन देते हुए कहा, क्या आप सब अपने दिल में मानते हैं कि मैं पानी पर चल सकती हूँ? सब ने एक ही आवाज़ में उत्तर दिया, हाँ, हम मानते हैं। फिर उस औरत ने कहा, ऐसी बात है तो फिर मुझे पानी पर चलकर दिखाने की क्या ज़रूरत है? आप सब तो मानते हैं ना कि आपकी गुरु माँ ये कर सकती है। और फिर गुरु माँ ने कहा कि मैं आप सबको आज एक उपदेश देती हूँ, जिस पर हम यकीन करते हैं ना, उसके सत्य की हम कभी भी परीक्षा नहीं लेते। और इस बात को सीख समझकर सब लोग शांति के साथ वापस घर लौट गए। वो सन्यासी औरत पानी पर चलने के टास्क को नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सबको अपने प्रवचन द्वारा फुल्लिश बनाया। राइटर बोल रहे हैं कि शायद हर कोई अगर साइंस पर या फिर साइंस की कही हुई बातों पर यकीन करता तो ये दुनिया बड़ी ही अजीब होती। फिर तो इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति इंटेलिजेंट होता और ये दुनिया काफ़ी बोरिंग हो जाती, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग आपस में कभी लड़ते ही नहीं हैं। ऐसे तो दुनिया में दिलचस्पी और अलग अलग प्रकार के मनोरंजन ही खत्म हो जाते। इसलिए कुछ लोग अगर इंटेलेक्चुअल रबिश है तो अच्छा है। वैसे इंटेलेक्चुअल रबिश लोग दुनिया से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, वो आपको हर युग में मिलेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी सदी में क्यों ना जी रहे हो। अज्ञानी लोग तब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे जब तक उन्हें उनके जैसे फुलिश ओपिनियन रखने वाले लोग मिलते रहेंगे। समाज में दोनों भी प्रकार की चीज़ें हैं, अच्छी भी और बुरी भी। समाज में दोनों भी प्रकार के लोग भी रहते हैं, समझदार भी और बेवकूफ़ भी। तो जब तक बेवकूफ़ लोग हैं तब तक फुलिश ओपिनियन यानी कि बुरी चीज़ें समाज में फैलती ही रहेगी।
लेकिन एक समझदार आदमी समझ रखते हुए हर एक बात पर संदेह करते हुए सिर्फ अच्छी चीज़ ही चुनेगा। तो इसी के साथ लेसन फिनिश होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।